ऐसे ही एज अ फैक्ट मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई बॉडी है मेरे पास और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो मैं अगर इस एक, ये दो और ये तीन, अगर मैं इन तीन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूं तो सबसे लीस्ट जो आएगा वो इसके अबाउट आएगा। कह सकते हैं क्या? क्योंकि बाकी में तो ऐड होगा ना। तो ICOM इज लीस्ट अमोंग ऑल, अमोंग ऑल। तो ICOM इज लीस्ट का मतलब है रेजिस्टेंस इज लीस्ट। क्वेश्चन, एक सॉलिड स्फेयर है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। अब ये वाली जो बॉडी है इसके किसके अबाउट पूछा है? IXX। ठीक है। अब एक ऐसे सोचो कि चाहे इसके अबाउट हम देख लें तो भी बॉडी में उतना ही मास है ईदर साइड, जितना हम इसके अबाउट देख लेंगे तो कोई जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने का। ये है ना, यही तो है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कंडीशन पढ़ो जाके, वो 2D बॉडीज के लिए लगती है खाली, लगती है ना। तो जब ये 2D बॉडी नहीं है तो यहाँ पे उसका सेंस भी नहीं है लगाने का। और इसीलिए बोला था 2D बॉडी, क्योंकि ईदर साइड आप चाहे ऐसे ले लो तो भी अगर आप अपर हाफ कट करोगे और लोअर हाफ कट करोगे तो आपको उतना ही पार्ट मिलेगा जितना आपको ऐसे ऐसे लेने पे मिल रहा है ईदर साइड। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि बस एक ही थ्योरम लगेगी यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितना है भाई दिया नहीं है, तो आप R अज्यूम कर लो रेडियस। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? IXX इज इक्वल्स टू ICOM प्लस M। A स्क्वायर होता है, A यहाँ पे क्या है? R। और ये कितना होता है सॉलिड स्फेयर के लिए? 2/5 MR स्क्वायर। तो ये टोटल हो गया 7/5 MR स्क्वायर आंसर। ठीक है। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू that point where entire mass of the system is concentrated is known as radius of gyration। तो अगर मैं बाय फॉर्मूला चलूं, ये कोई बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, R1, R2, R3, सिमिलरली M1, M2, M3। तो I इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। सपोज हमारे पास n मासेस हैं जिनकी ईच की आइडेंटिटी आइडेंटिकल है, सारे m मास के, टोटल नंबर n है।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, कंबाइन करके टोटल m लिख दूं इसको। So this I, this is m, and this combinedly is called k square. This k is called radius of gyration. तो इनडायरेक्टली अगर k स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ किसको, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई, अंडर द रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn। ठीक है, तो ये रूट अंडर द रूट किसका बन गया, ये पूरा का पूरा जो आर वाला सिस्टम था हमारा। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी। अब आप कहोगे कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे आपको देखना पड़ेगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, एंड फॉर जनरल मोशन। भाई आपको इन तीनों में फर्क समझ आ रहा है? फिर भी मैं एक सेकंड के लिए एक बार बता देता हूँ ताकि मुझे खुद की तसल्ली मिल जाए। पार्टिकल का मतलब ये सिंपल एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन। रिजिड बॉडी का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग रेडियस पर रोटेट कर रहे हैं, सबका अपना ओमेगा है। क्या ओमेगा अलग हो सकता है सबका? नहीं, ओमेगा फिक्स रहेगा, लेकिन रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा की स्टडी ऐसे। बट जनरल मोशन का क्या मतलब हो गया मेरा, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि सपोज एक व्हील रोल कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखो कि ये पॉइंट अभी ये है और घूम के फिर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ऐसा रोटेट होके, ठीक है ना, रोटेट होके वापस आ गया ये पॉइंट यहाँ पे आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये यहाँ पे दो पॉइंट थे, इन मैं मार्कर ले ले रहा हूँ ना जरा, यहाँ मेरे दो पॉइंट थे, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हो गई। ये किसकी डेफिनेशन थी? तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन थी। रोटेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक एक एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। तो ये बॉडी अगर आप देखोगे तो ये रोटेट होके भी तो गई है आपके सामने यहाँ पर, इसने एंगल थीटा रोटेशन भी तो लिया है। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर बोले कि क्या ये आपके सामने ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों का मिक्स्ड एग्जाम्पल है? क्या ट्रांसलेशन भी हुआ है और रोटेशन भी हुआ है? क्या दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है? है ना? कि अगर मैं इवन ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर अभी रोटेशन नहीं दिख रहा तो आप इस फिगर को ना देख करके इससे जस्ट पहले वाला फिगर देखो ना, वहां पर तो एक्सिस ऐसे रहे होंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई लाइन खींचूं तो वो लाइन तो अब यहाँ पे ऐसी हो चुकी होगी। तो इनिशियल से कितना एंगल है, थीटा बना है एंगल, तो वो जो थीटा एंगल बना है ये किसकी पहचान है? ये तो एंगुलर मोशन है, यानी तो रोटेशन है।
तो यानी इसने ट्रांसलेशन भी लिया और रोटेशन भी लिया। ऐसी मोशन को जनरल मोशन बोलते हैं। बट जनरल मोशन में स्पेसिफिकली जो आपके सामने हो रहा है उसको रोलिंग बोलते हैं। सर अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर रोलिंग और जनरल मोशन में क्या डिफरेंस है, आपने सीधा रोलिंग ही क्यों नहीं लिख दिया वहां पे, कि जनरल मोशन जैसी चीज क्यों लिखी कंफ्यूज करने के लिए। रोलिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जनरल मोशन डियर। देखो समझो इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज ये एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर का पॉइंट ए है और लैडर का पॉइंट बी है। ये लैडर थोड़ी सी खिसक के ऐसे चली गई, खिसक गई थोड़ी सी, ऐसे हो गई ए और ये बी, ठीक है। अभी ऑब्जर्व करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मुझे इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो मैं इस लाइन को पहले यहां तक शिफ्ट करूं, ट्रांसलेशन में शिफ्ट कर दूं, ट्रांसलेशन में मैं इस लाइन को यहां तक कैसे शिफ्ट करूं, ट्रांसलेटरी उठा के सीधा ले आया ऐसा, और उसके बाद फिर मैं क्या कर दूं, रोटेट कर दूं। तो यानी कि अगर मैं बोलूं ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल दो मोशन लेके आई है वो, ट्रांसलेशन भी लिया है और उसने, ये बात समझ आ रही है। तो क्या आप इसको रोलिंग कहोगे? नहीं, ये जनरल मोशन है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल जो बनी है उसने फिर से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों लिया है। तो रोलिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जनरल मोशन। जनरल मोशन जब रोटेटिंग बॉडी में होती है तब उसको रोलिंग बोलते हैं। यहाँ तो रोटेटिंग बॉडी है ही नहीं नीचे वाले केस में, ठीक है। बस इतना जान के रखना ही अपने लिए काफी होता है, इतनी नॉलेज है बस, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो हम इस पे तो पूरी स्टडी कर चुके हैं, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पे, तो वही तो सर्कुलर मोशन था। अब हमें क्या देखना है, रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। तो वो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, याद करो कि मैंने आपको बताया था कि ओमेगा जो है वो सबका फिक्स रहेगा, ऐसा कुछ बोला था। और फिर अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग दिखाई थी कि लीनियर स्पीड अलग अलग होती है। कैसे, V1 R1 ओमेगा, जैसे एक पार्टिकल है और यहाँ दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, ये अलग अलग रेडियस पे रोटेट हो रहे हैं ना। समझ आ रही है बात। तो हमने बात की हुई है इस बारे में, तो ठीक है, ज्यादा और क्या क्या ही करना है। V1 इज नॉट इक्वल टू V2, V2 इज नॉट इक्वल टू V3, विच इज R ओमेगा। क्लियर है। तो ओमेगा के ऊपर अब इस पे ज्यादा बात नहीं करनी। जनरल मोशन को मैं एक साथ लूंगा बाद में सेपरेटली। कब? जैसे ही हमारा रोटेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन अलग होती है। हमने अभी अभी क्या पढ़ लिया, देखो पार्टिकल को हमने पढ़ा हुआ है पहले से, हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनिशियली चैप्टर का नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो पहले रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट कर लेंगे तब जनरल मोशन पे आएंगे। इसलिए रोलिंग को हमेशा लास्ट में पढ़ाया जाता है। कुछ लोग छुड़वा भी देते हैं, कई बार सिलेबस में नहीं होता तो, बट हम नहीं छोड़ेंगे। नाउ अब हमारे पास एक और क्वांटिटी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, छोटी जितनी भी टॉपिक्स है पहले मैं उनसे गो थ्रू कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार में शुरू करेंगे और क्वेश्चन बहुत हैं करने को, ये मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन की कमी है। टॉर्क, टॉर्क टॉर्क की भी नॉलेज फॉर पार्टिकल आपने ली हुई है? थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई कोई पोजीशन है O, यहाँ मेरा कोई पार्टिकल रखा है P, और वो पार्टिकल पर किसी ने फोर्स लगाया हुआ है F, यहाँ से यहाँ की पोजीशन सपोज R हो गई, तो हम वेक्टर को हमेशा शिफ्ट करके देखते हैं। एंगल देखना हो तो ये थीटा हो गया। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? राइट, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर
which is RF sin theta. RF sin theta. अब इसको हमने यहां पे तो किसके लिए पढ़ा है? फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, ठीक है। अब हम इसको एक रिजिड बॉडी के लिए देखते हैं। नाउ फॉर अ रिजिड बॉडी, तीन के लिए पढ़नी होती है हमें सारी चीजें, पार्टिकल, रिजिड बॉडी एंड देन जनरल मोशन। बट जनरल मोशन की सारे टॉपिक को मैं एक तरफ रख रहा हूं। पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं, मेनली हम रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है। हाँ, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में हमने एक रैंडम बॉडी बनाई, ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है। हम क्या देख रहे हैं कि किसी ने इस डायरेक्शन में एक ऐसे फोर्स लगा दिया F। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस था हमने वो देखा R। R को हमने आगे शिफ्ट किया, क्योंकि एंगल अगर हमें स्टडी करना है तो दोनों वेक्टर आउटवर्ड होने चाहिए, ये रीजन है इसे शिफ्ट करने का। ये सब बहुत ही बुनियादी बातें हैं। F, एफ को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया बेटा, एक एफ एक्स बोल दे रहा हूं मैं, एक एफ वाई बोल दे रहा हूं मैं। एफ वाई ना बोल करके मैं इसको एफ परपेंडिकुलर और इसको एफ पैरेलल बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं अगेन टाउ का फॉर्मूला लिख रहा हूं। टाउ का फॉर्मूला था क्या? आर एफ साइन थीटा, अभी अभी देखा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब एफ तो मेरे पास दो दो है ना, एक एफ पैरेलल है, तो आर और एफ पैरेलल के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0। तो इसलिए टॉर्क कितना हो गया? 0। आर एफ, इस टाइम एफ परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हो गया साइन 90, राइट? साइन 91 हो गया, दैट इज आर आर एफ परपेंडिकुलर। तो इसलिए टॉर्क को खाली ये भी लिखा जाता है। बात समझ आ रही है? yes, बहुत बढ़िया। एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट P है। उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 मीटर, कोमा -3 मीटर, कोमा 6 मीटर। हमें बताना है टॉर्क, फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट a point O whose position vector is 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप मीटर। क्वेश्चन मार्क।
इसका मतलब क्या? समझ आ रहा है कैसे करना है ये? नहीं समझ आ कुछ था ही नहीं बेटा इसमें। एक बात बता, ये इसने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़। टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट ओ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी ओरिजिन कौन सा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनिशियल पोजीशन के। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? ये इनिशियल पोजीशन के हैं। और फाइनली कहां पर है? यहां पर है बॉडी। भाई आप समझो कि यहां पे एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल पी है, और टॉर्क किसके अबाउट बताना है? एक पॉइंट, कोई पॉइंट ओ होगा, उसके अबाउट बताना है। और फोर्स कैसा लग रहा है? फोर्स लग रहा होगा सपोज किसी किसी ऐसी डायरेक्शन में, सपोज ऐसी डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। फोर्स से कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ये आर तो यही हो गया ना। तो आर कैसे निकालेंगे? इसके पोजीशन वेक्टर माइनस इसके पोजीशन वेक्टर। हाँ, यहां पे कहीं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, सोचो अभी, अभी सब समझ आएगा तुम्हें। थोड़ा सा घुमा के क्या फेंका, तू तो गई है बेटा। अब ऐसे सोच, ये और ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पार्टिकल कहां से कहां गया है? इस पोजीशन से इस पोजीशन पर गया है। और फोर्स की डायरेक्शन आपको दी हुई है। दोबारा मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ ले रहा हूं, क्वेश्चन को समझो एक बार। फोर्स इतना है एक्टिंग एट ए पॉइंट पी, टाउ बताना है उसी फोर्स का अबाउट अ पॉइंट ओ हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो यानी क्या, बेसिक बस कर दूं? तो टाउ का फॉर्मूला क्या? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर कैसे निकलेगा? आर पी माइनस आर ओ। भाई समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले तो। थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है जो जैसे हो रहा है प्रोसेस? बस इसको सॉल्व करो। 60 कैप माइनस 4। ठीक है। अ स्मॉल बॉल of 1 kg is attached
to one end of a 1 meter long massless string and the other end of the string is hung from a point O, full stop, when the resulting pendulum is making 30 degree from the vertical comma, what is the magnitude of net torque about point of suspension? About point of सस्पेंशन, क्वेश्चन मार्क, जी की वैल्यू 10 ले सकते हो आप। सबसे पहले फिगर बनाने का ट्राई करो इसका। एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो बोल रहा है 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। सपोज देयर इज अ पेंडुलम 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, दिस इज 30 डिग्री, mg नीचे की तरफ, स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो टेंशन, और कोई फोर्स दिख रहा है आपको? नहीं, और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों किया ऐसा मालूम नहीं। 1 मीटर इधर है, यही है अपना नेट टॉर्क पूछा है, तो टाउ नेट, अब टाउ नेट इज द सम ऑफ टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब टाउ 1 इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन एंड टाउ 2 बिकॉज ऑफ mg, दो ही फोर्स है ना। तो टेंशन का फोर्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, जीरो हो गया वो तो, इसी के अबाउट पूछा है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो ये तो हो गया जीरो, रीजन पासिंग, ठीक है ना, पासिंग फ्रॉम AOR, एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या ये इलेबोरेट करने की जरूरत है? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वेरी गुड। अगर ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर cos 30 हो जाएगा और ये 1 मीटर sin 30 हो जाएगा। अगर ये 1 मीटर sin 30 हो जाएगा तो ये भी 1 मीटर sin 30 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया इस फोर्स का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। तो यानी कि बस मेरे पास सारी चीज निकली हुई है बेटा, बस मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो ये हो जाएगा मेरा F कितना है mg, और R परपेंडिकुलर कितना है 1 sin 30। भाई पता चल रहा है कैसे हो रहा है? sin 30 1/2 0.5, तो mg नंबर्स में कितना दिया हुआ है 1 kg है,
मास, ग्रेविटी है 10, 10 इंटू 1/2 विच इज 5, तो फाइनल आंसर 5 न्यूटन मीटर। और यही नेट टॉर्क होगा। भाई कोई परेशानी नहीं, आंसर ठीक है। तो ये एक फॉर्मल ड्यूटी थी, जस्ट आफ्टर आफ्टर द टॉपिक एक दो बेसिक क्वेश्चन लेने होते हैं, वो वाली तो हमने ले लिए। बाकी बहुत हम सारे बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन, प्रॉब्लम वीडियो इसकी 2-3 बनेगी। आगे चलते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि हमने जस्ट अभी पीछे एक बात नोटिस की थी कि ओमेगा फिक्स रहता है फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखो, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा से जुड़ी हुई सारी क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेंगी। ओमेगा से जुड़ी हुई सारी क्वांटिटी बोलने से मेरा मतलब उन क्वांटिटी से है जो सर्कुलर मोशन में आ रही थी, है ना। अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब हर पार्टिकल का अल्फा फिक्स रहेगा, एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा किसी और का अल्फा कुछ और, किसी और का अल्फा कुछ और। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ऐसा नहीं सोच लो कि अल्फा कभी पूरी बॉडी का चेंज नहीं होगा, मिस इंटरप्रेट मत कर लेना। यहां मेरा बोलने का मतलब है अल्फा ऑफ ईच पार्टिकल वुड बी सेम, बिकॉज omega of each particle would be same because theta of each particle would be same। तो मेन रीजन यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, इस बात को दिखाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कोई बात नहीं, देख लो। सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वो अभी कुछ टाइम बाद यहां से यहां गया है, ऐसा। तो अगर मैं उसका टॉप व्यू देखूं, टॉप से उस पार्टिकल का व्यू देखूं, तो वो कहां से कहां गया है, वो यहां से यहां गया है, सिर्फ उस पार्टिकल को देखो तो, राइट। और अगर अगर आप इसी के ऊपर किसी और पार्टिकल को देखो तो वो बेचारा कहां से कहां गया है, वो यहां से यहां गया है। एंगल तो उतना ही कवर हो रहा है टॉप व्यू में। ठीक है, ये बार बार इस बात पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रॉब्लम में इन चीजों से कंफ्यूज किया जाता है, राइट। ठीक है, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ rigid body, and that is an observation कि जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा एंगुलर एक्सिलरेशन होता है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी बॉडी में जितना ज्यादा ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा एंगुलर एक्सिलरेशन होगा। मास लेकिन उस क्वांटिटी का कांस्टेंट है, तो हम यहां से बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लगा दिया, आई अल्फा। इसका प्रूफ भी होता है बट मैं वो प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं यहाँ पे। टॉर्क कहां से निकलेगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये तो हमने अभी ऊपर देख लिया कैसे निकालते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमारा आगे चलेगा। सिमिलर टू कैसा है ये, एफ इज इक्वल्स टू एम में जैसा है ना।
एम वहां पे मास है, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऑब्वियसली रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी अगर में एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी में है, तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अल्फा जो है वो कांस्टेंट हो भी सकता है, अल्फा जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है बॉडी का, बढ़े ही जा रहा है वैसा वाला। अल्फा अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन तुरंत आ जाएंगी। एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसा वाला। एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू अल्फा थीटा। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं हुआ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, सो डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी इंटीग्रल अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी इंटीग्रल। इट मीन्स व्हाट, आप ये नोटिस कर पा रहे होगे यहाँ पे कि जिसका सर्कुलर मोशन अच्छा है उसका रोटेशन अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। सारे फॉर्मूले वहीं तो देखे हैं ये। इफ गुड, रिजिड बॉडी या रोटेशन ऑल्सो गुड। इसलिए वहां इतना जोर दिया था। अच्छा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो होता ही है। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस बोलने का मतलब ही रोटेशन है। तो अज्यूम इज लाइक ए बॉडी, और यहाँ पे ये ओमेगा से टर्न कर रही है, यहाँ पे कोई मास है इसका आई। तो प्रूफ तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब वो मैं कर दूं, बट वहां से कंपेयर करके देखो जरा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। लेकिन देखते हैं क्या क्या हमारा जो, ऐसे सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो लीनियर स्पीड ले रहे होंगे। सर्कुलर मोशन में भी तो लीनियर स्पीड होती है ना, अगर टॉप से देखो तो सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड होती है ना। हाँ, तो v को कैसे खोल देना है, आर ओमेगा में, ओमेगा तो सबका फिक्स रहेगा, आर सबका अलग अलग होगा। आई लगाने का मतलब है अलग अलग डिस्टेंस हो गए। तो हाफ बाहर आ गया, ओमेगा फिक्स है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये वाला मास, ये मास, ये आई, आई का मतलब हो गया डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ऐसे डिफरेंट पार्टिकल्स का मास और डिफरेंट पार्टिकल्स का ये, दैट बिकम्स आई। प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं, और बाकी हम चीजें धीरे 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 सीखते जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं।
a solid sphere of 2 kg and radius 1 meter is free to rotate about an axis passing from its center. Passing from its center. Find a constant tangential force. Constant tangential force required to rotate the sphere with 10 radian per second in 2 seconds. Also find number of rotation made by the sphere in that time interval. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया? ठीक है, सबसे पहले वर्ड पे एम्फसाइज करो जहां पे लिखा है कांस्टेंट फोर्स। मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स की फर्स्ट क्लास में बताया था कि फोर्स और एक्सीलरेशन का नेचर हमेशा सेम रहेगा। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। और आपने पढ़ा है, अच्छा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगी अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है तो, और आपने पढ़ा है AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गई ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहता है, तो इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट हो गया। तो कुल मिला के हमें इस कंक्लूजन पे आना था। वो चाह रहा है कि आप यहां पहुंचो, लेकिन उसने दिया कुछ और है। अल्फा कांस्टेंट होते ही एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाएगी। बस ऐसे पकड़ना होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा हमसे, हमें अल्फा तो पता ही नहीं है। 10 रेडियन पर सेकेंड टू रोटेट, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, अल्फा नहीं पता हमें, जरा इक्वेशन लगाएंगे एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन कोई सी भी। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। इनिशियल कुछ नहीं दिया, मतलब स्टार्ट कर रहा है 0, फाइनल कहां तक ले जाना है, 10 तक। टाइम 2, अल्फा 5 आ रहा है। कोई परेशानी? ठीक है, कह रहा है कि फोर्स इज टेंजेंशियल। फोर्स अगर टेंजेंशियल है तो ऐसे सोचो कि अगर ये जो भी बॉडी है उस पर टेंजेंशियल फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो ये तो डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस हो गया। तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, वैलिड फॉर रिजिड बॉडी रोटेशन, वैलिड है। निकालना क्या है हमें, फोर्स।
फोर्स निकालना है ना, ठीक है। ठीक है, यहां से मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ बाय आई। टाउ कितना है, फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस, सीधा सीधा, क्योंकि 90 एंगल है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बॉडी का, 2/5 mr²। फोर्स निकलता हुआ आपको दिख रहा है साफ, अल्फा आपको पता ही है। तो फोर्स की वैल्यू यहां से क्या हो गई, सीधा सीधा उठा के 2/5 उधर फेंका, आर से आर कट गया, एम आर अल्फा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, आप मेरे तरीके से नहीं आओगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आओगे तो भी आप पहुंच जाओगे, अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आ रहा हूं तो हमें कैसे पता चलेगा मैं ऐसे आऊंगी क्या सर। यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा, इस डिसीजन तक तो आना ही पड़ेगा ऐसे, उसके बाद आप कैसे भी चलो। ठीक है, तो यहां से आप इसकी वैल्यूज को पुट करो। F इज इक्वल्स टू, एम कितना है, मास कितना दिया हुआ 2 kg, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, अल्फा कितना आया है 2, कितना हो गया ये 1 सेकंड, ये हाँ अल्फा 5 था, 5 था ना तभी तो। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल ही हो गया सीधा, 4 आ गया, 4 न्यूटन आया है। तो एक आंसर तो आ गया। अब उसने क्या पूछा था, नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है। ठीक है, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत, ये आप कहां से ले आए सर, ये आप अपनी तरफ से किधर से जोड़ दिया आपने? उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही तो। और हमारे पास क्या है, रेडियन, थीटा रेडियन में है ना, तो मैंने, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे पास उसने पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये उसने पूछा है, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, रेडियन, ये हमारे पास अवेलेबल है। मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए था, क्या यही है इन दोनों का रिलेशन? ऐसे मैं ये सोच पाया, तो तुम ये सोचोगी सर ये मैं कैसे सोचूंगी, आप ऐसे सोचो। ठीक है, और उधर भी जाओगे सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/t, है ना रिलेशन? ठीक है, तो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। अब उल्टा करके लिख दूं, अब मैं अर्थमेटिक लगाऊंगा बेटा, और कुछ भी नहीं है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, उल्टा करके लिख दिया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन, सो 10 रेडियन is equals to 10/2, 10/2 by pi, to 10/2 pi, so that becomes 5/pi revolution आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास आज एंड कर रहे हैं।